बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को ज़रा हैंड रेस करके मुझे बता दें। इसको ज़रा इनलार्ज करें। ठीक है जी। ये बाकी लोग पता नहीं। अच्छा जी, ऐसे है कि हमने ये जो ऑडिट एंड एश्योरेंस का ये जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये इस प्रोफेशन के अंदर अगर आगे आपने चलना है, पर्टिकुलरली अगर आपने कोई प्रैक्टिस करनी है या किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में या इंस्टीट्यूट में जॉब करनी है, तो ये अपनी प्रैक्टिस करनी है। इवन आपने किसी जगह फाइनेंस को हेड करना है, किसी जगह सीएफओ की, ज़ाहिर है जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका जो मिनिमम डेजिग्नेशन होगा वो फाइनेंशियल डायरेक्टर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, इससे कम तो नहीं होगा। और आपको एज पार्ट ऑफ योर जॉब एनुअली जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उस कंपनी के, उनको, उनकी ऑडिटिंग को भी सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये सब्जेक्ट अगर आपने प्रैक्टिस में आना है फिर तो इसकी इतनी वैल्यू है कि मतलब हम उसके ऊपर जितना मर्जी बोल सकते हैं। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो वहाँ पर भी आपके बाकी एनुअल, अब बाकी जो आपके जॉब के टास्क हैं उनके अंदर ये टास्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट के की फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगा। और वो जब आप ऑडिटर के साथ अपने अकाउंट्स फाइनल कर रहे होंगे तो आपको अगर ऑडिटिंग नहीं आती तो यू कांट डू एनीथिंग ना। तो लिहाजा ये उस वक्त भी आपको ऑडिट ही की ज़रूरत होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग की। हमारे सिलेबस के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स टोटल 15 चैप्टर हैं। इन 15 चैप्टर के अंदर तकरीबन कोई 16-17 स्टैंडर्ड डिस्कस हुए हैं। हमारे सिलेबस में हमें दो टास्क परफॉर्म करने हैं। एक टास्क तो ये परफॉर्म करना है कि हमें ऑडिटिंग की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। पहली बात तो ये है कि ऑडिटिंग है क्या, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। स्टैंडर्ड में पढ़ी लिखी बात बताई हुई है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो स्टैंडर्ड्स के अंदर एलेबोरेट नहीं है। लिहाजा हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ऑडिट होता क्या है। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है इसका, वो इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऑडिटिंग करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। कंपनीज ऑर्डिनेंस का कुछ पोर्शन जो है वो इस सिलेबस का पार्ट है। क्योंकि हम कंपनीज के ऑडिट की बात करेंगे, लिहाजा कंपनीज ऑर्डिनेंस हमें ये बताता है कि ऑडिटिंग कैसे करनी है, कंपनीज की ऑडिटिंग कैसे करनी है। इसलिए वो जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। और जो तीसरा एलिमेंट है इसका, वो है कि जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को कैसे रेगुलेट करते हैं। हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं ऑडिटिंग के, वो हमें
किस तरह से गाइड करते हैं स्टैंडर्ड के हमने उन्हें कैसे अप्लाई करना। लाइक एक न्यू एंगेजमेंट्स का स्टैंडर्ड है, वो हमें ये बताएगा कि आपने एक नया ऑडिट करना कैसे है। मतलब क्या आपने हर ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना है, या कुछ प्री रेक्विजिट हैं जिनको फॉलो करना है, जो फॉलो होंगे तो आपने ऑर्डर जो है उसको सिलेक्ट करना है। लिहाजा उन प्री रेक्विजिट्स का जिक्र जो है वो हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे और सीखेंगे कि स्टैंडर्ड हमें क्या बताते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के किस तरह एक नए ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये 3 पहलुओं से हम ऑडिटिंग के सिलेबस का जायजा लेंगे, और ये अच्छा खासा सिलेबस है। उसकी वजह ये है कि सीए के 21 पेपरों के अंदर सारे की सारी ऑडिटिंग सिर्फ 2 पेपरों में डिवाइड की गई। अगर आप देखें ना अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के आपके 1 2 3 4 पेपर हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग देखें, 1 2 3 पेपरों में कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व है। कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना पेपर है कैफ में, फिर आगे जाके जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है उसके अंदर भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, फिर आगे जाके एक जो डिसीजन मेकिंग की अकाउंटिंग है उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो 7 पेपरों में से तकरीबन 21 पेपरों में से तकरीबन 1/3 जो हैं वो प्योर अकाउंटिंग है, यानी 7 पेपर हैं कम अज कम। बाकी टैक्सेशन के 2 पेपर हैं, लॉ के 2 पेपर हैं, ठीक है जी, आईटी का 1 पेपर है। तो जो सबसे ज्यादा सिलेबस है और सबसे कम उसको नंबर ऑफ पेपर्स में कवर किया गया है वो ऑडिटिंग, ठीक है। तो लिहाजा उसी हिसाब से ये अच्छा खासा सिलेबस होगा। इसके लिए रेगुलरली अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। एक दिन आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे तो बात समझ नहीं आएगी। हाँ, कुछ आगे जाके चैप्टर आएंगे जब हम ये पढ़ रहे होंगे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ रहे होंगे, ये वाला। ये जो 1 2 3 4 चैप्टर हैं ये एक जैसे हैं। इनमें हो सकता है किसी दिन अगर आपको कोई इमरजेंसी आप नहीं आएंगे तो अगले दिन काम चल जाएगा, लेकिन जहां तक ताल्लुक रिस्क असेसमेंट का है, जहां तक एविडेंस और सैम्पलिंग का है, इंटरनल कंट्रोल्स का है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी है, रिलायंस ऑन अदर है, प्रोफेशनल एथिक्स की बात है, और रिपोर्टिंग की बात है, ठीक है, रिव्यू एंगेजमेंट की बात है, तो यहाँ अगर आपने क्लास मिस की तो अगले दिन बात पल्ले नहीं पड़ रही हो, ठीक है। आमतौर पर चूंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई सवाल नहीं करने, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि ये जो रिपोर्टिंग फेज है ना, ये वाला, इसके अंदर किसी जगह पर या आप यूँ समझ लें सैम्पलिंग के अंदर, यहाँ पर एविडेंस के अंदर एक एक स्टैंडर्ड आएगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। तो वहाँ पर हम रेशियोज की कैलकुलेशन हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है, वही रेशियोज जो आपने FR1 में पड़ी हुई है, और इसके अलावा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के जरिए हम एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो तो कॉन्सेप्ट की नज़र हो गया, जैसे एज यूजुअल होता है, और अश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अश्योरेंस है क्या, ऑडिट क्या है, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन में जाएगा। दूसरा चैप्टर ये है कि ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट। अच्छा, इससे पहले कि गलत फहमियाँ पैदा हों मैं ये बता दूं कि
यहाँ पर जो इंगेजमेंट का मतलब है, ये वो वाली इंगेजमेंट नहीं है जो आपकी होती है, हमारी होती है, ये वो नहीं है। ऑडिटिंग के अंदर इंगेजमेंट क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म ये कि हर साल ये एंगेजमेंट एक्सपायर हो जाती है और फिर रिन्यू होती है, और क्लाइंट को ये इख्तियार होता है कि वो एंगेजमेंट एक्सपायर कर होने के बाद वो अपनी दूसरी एंगेजमेंट किसी और से कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही उसने एंगेज रहना, तीसरी किसी और से कर सकता है। तो लिहाजा ये वो वाली एंगेजमेंट नहीं है जो हमारी आमतौर पर एक ही होती है जिंदगी में, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर के अंदर ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट से मुराद ये है कि हमने एंगेजमेंट किस तरह से लेनी है, उसके कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। मैं अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकता एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने देखा होगा कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का अखबार में या टीवी पे इश्तिहार नहीं चला, इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। हाँ, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, शायद यूके के अंदर भी रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं कि आप अपने नाम की प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर मार्केटिंग टूल के तौर पर इश्तिहार नहीं बना सकते। ये इनका मसलन नाम की प्रमोशन से क्या मुराद है, अगर आपने फुटबॉल मैचेस आप देखते होंगे तो सम टाइम वो जो बाउंड्री के साथ स्लाइडर चल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके अंदर कभी EY का स्लाइडर आ रहा होता है, या शायद कभी डिलाइट का आ रहा होगा, जो इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। लाइक सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर ये जो हमारा अपना नेटवर्क है पार्कर असल, इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। एक दो और वर्ल्ड में एयरपोर्ट है, ब्राज़ील में है शायद। तो ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते कि जी आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते अपनी सर्विसेज, यू जस्ट कैन ब्रांड योर नेम। लाइक हम लोगों को तहाइफ नहीं भेज सकते बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तहाइफ ले नहीं सकते बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये किताबी रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिकली क्या होता है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये जो ऑडिट एंगेजमेंट ऑब्टेन करना है, ये एक अच्छा खासा एक्सरसाइज है। हम कुछ फैक्टर्स की एवेल्यूएशन करते हैं और फिर हम इंगेजमेंट हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात का तयन हमने करना होता है। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इंगेजमेंट, किसी क्लाइंट के साथ इंगेज होने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं और हमें उन पैरामीटर्स का ख्याल किस तरह से रखना है। कंपनीज ऑर्डिनेंस की भी कुछ रिक्वायरमेंट इसके अंदर आएंगी। मसलन कंपनीज ऑर्डिनेंस ये कहता है कि ऑडिटर ने अगर किसी के पैसे देने हों तो वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता। मसलन मैंने किसी कंपनी से उधार लिया हुआ, ठीक है, अदर देन जो एज ए कस्टमर आपका लेन देन है, उसके अलावा मसलन अगर आपने गाड़ी लीज कराई हुई है तो आप उस बैंक के पैसे आपने देने हैं जिससे लीज करवाई हुई है। वापडा के आप कस्टमर हैं तो आपने वापडा के पैसे देने हैं। PTCL के पैसे देने हैं आपने, तो क्या आप वापडा के ऑडिटर नहीं हो सकते, क्या PTCL के ऑडिटर नहीं हो सकते? इसके ऊपर गाइडलाइन है कि जी कितना आउटस्टैंड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उस गाइडलाइन के मुताबिक हम इन कंपनीज के ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट का है। ये जो ऑडिट है, ये एक अच्छा खासा लेंथी काम है। लेंथी इसलिए कहता हूँ, अक्सर ये बात कहता हूँ कि वो ऑडिट जो एक ऑडिट फर्म के 2 या 3 स्टाफ मेंबर्स एक एंगेजमेंट पार्टनर की सुपरविजन में 3 हफ्तों में, महीने में करते हैं, वो वाला काम अकाउंटेंट्स ने एक भरपूर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ शायद साल में किया हुआ होता है। सारा पूरे साल की अकाउंटिंग होती है, तो हम उसको एक महीने के अंदर हम उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट भी दे देते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो इतने फैले हुए काम को हमने इतना स्मार्टली मैनेज कर लेना है, तो इसके लिए
प्लानिंग की जरूरत है। प्लान के बगैर घर से चल पड़ेंगे। आपने अगर नारायण जाना है, कागान जाना है, तो पहले प्लान बनता है कि भाई इतने बजे निकलेंगे, आजकल ये मौसम है, ये कपड़े लेके जाएंगे, ये रूट लेंगे, अगर बस से जाना है तो ऐसे जाएंगे, गाड़ी से जाना है तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, कितने दिन कहाँ रहना है, होटल्स की बुकिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपका वो ट्रिप जो है, सफर जो है, वो कामयाब होगा। ठीक है, अगर आपके प्लान के मुताबिक अल्लाह ताला ने रहमत रखी और चीजें चलती रही। लेकिन अगर आप बगैर प्लान के निकल जाएंगे, बगैर टिकट बुक करवाए निकल जाएंगे, तो सबसे पहले ख्वारी होगी जब आप बस स्टेशन पे जाएंगे, ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे, आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा आपका वो सफ़र स्टार्ट ही खराबी से होगा। इसी तरह एक ऑडिट जो है उसको प्लान किया जाता है फ्रॉम द स्टार्ट टिल रिपोर्टिंग, कि जी हमने एक ऑडिट शुरू कैसे करना और उसकी फाइनल रिपोर्टिंग जो है वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, लिहाजा ये जो प्लानिंग वाला पार्ट है, ये चैप्टर नंबर 3 है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे एंगेजमेंट के अंदर। ठीक है, एक और यहाँ पर स्टैंडर्ड है बेसिक्स का, वो डिस्कस करेंगे। प्लानिंग के अंदर एक प्लानिंग का स्टैंडर्ड है, वो डिस्कस करेंगे। एक 315 रिस्क असेसमेंट का स्टैंडर्ड है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और स्टैंडर्ड यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क का स्टैंडर्ड है, वो डिस्कस होगा कि रिस्क असेस कैसे। अच्छा, प्लानिंग हमने कर ली, उसके बाद अगली बात यह है कि हमने कुछ रिस्क असेस करने हैं कि यार हम जब सफर करने लगे हैं तो हमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ द रिस्क। और फिर अगर वो हमें प्रॉब्लम आएंगे तो हम उनको एनकाउंटर कैसे करेंगे। ठीक है, मसलन हमें हमारे रोड ब्लॉक मिल सकती है, अगर हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो हमें फलां फलां एरिया में रोड ब्लॉक मिल सकती है। तो अगर रोड ब्लॉक मिलने का खदशा है तो फिर मैं इसको ओवरकम कैसे करूंगा। मेरे पास प्लान होना चाहिए कि अगर रोड ब्लॉक हुई, ये रिस्क मैंने असेस किया कि रोड ब्लॉक हो सकती है, तो फिर मैं ये रूट नंबर 2 पे चला जाऊंगा। मैंने कंप्लीशन अपने काम की पूरी करनी है। तो अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आई तो मैं उस रुकावट को इस तरह से मैनेज करूंगा, मैं उसको ऐसे रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, रिस्क के 2 चैप्टर हैं यहाँ पर रिस्क असेसमेंट के। एक प्लानिंग का चैप्टर है, स्टैंडर्ड है, और रिस्क के 2 स्टैंडर्ड हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, एक में रिस्क डिटरमिन करेंगे, रिस्क असेस करेंगे ये क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे स्टैंडर्ड के अंदर हम रिस्क जो हैं उनकी उनको रिस्पॉन्स कैसे करना है, वे आउट कैसे निकालना है, वो डिस्कशन में आएंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो ऑडिट एविडेंस है और सैम्पलिंग है, इस पोर्शन के अंदर कम से कम जो है एक सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड है, एक ऑडिट एविडेंसेस का स्टैंडर्ड है, इसी तरह ऑडिट एविडेंस के और 2-3 स्टैंडर्ड हैं, तो कम से कम 4 स्टैंडर्ड जो हैं हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एविडेंस और सैम्पलिंग के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमने मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर के टू उनके बारे में ऑडिट एविडेंस कैसे लेने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर्स आ रही हैं उनके बारे में हमने ऑडिट एविडेंसेस किस तरह से लेने हैं, कौन से एविडेंस से हमें क्या चीज़ कंफर्म होनी। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स ऑडिटिंग इज ए सैम्पलिंग वर्क, ऑडिटिंग इज ए सैंपल वर्क। इसका क्या मतलब है, मैं ऑडिट करते हुए 100% चीज़ों की वेरिफिकेशन नहीं करता, ना कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं सैंपल बेसिस के ऊपर अपनी ऑडिटिंग बेस करूंगा, सैंपल के ऊपर अपनी ऑडिटिंग बेस करूंगा। लाइक अगर सेल की पूरे साल के अंदर 2000 इन्वाइसेस हैं, तो मैंने वो 2000 इन्वाइसेस नहीं चेक करनी, मैं शायद उनमें से 200 इन्वाइसेस चेक कर लूँ, 500 चेक कर लूँ, 1000 चेक कर लूँ।
तो वो जो इनवॉइसेज हैं उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है, सैंपलिंग के अंदर मुझे ये बताया जाएगा। ठीक है, ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, एविडेंस के चैप्टर में ये बताया जाएगा। ऑडिट एविडेंस कितनी टाइप के होते हैं ये बताया जाएगा, और मुख्तलिफ एरिया में एविडेंस कैसे लेने हैं ये बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल के ऊपर हम आ जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। ठीक है, ये जो रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर है इन्हीं के अंदर इसकी डिस्कशन की। इंटरनल कंट्रोल स्पेसिफिक चैप्टर कह रहा हूँ, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, ये जो रिस्क असेसमेंट के स्टैंडर्ड है उन्हीं के अंदर इसको एलेबोरेट किया गया है कि कंपनी के अंदर जो अपने उन्होंने कंट्रोल बनाए हुए हैं वो कैसे हैं। कंट्रोल से क्या मतलब होता है, गेट के ऊपर चौकीदार खड़ा है ये कंट्रोल है, रजिस्टर के ऊपर अटेंडेंस लग रही है ये कंट्रोल है। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन बन रही है ये कंट्रोल है। इनवाइस के ऊपर, सेल इनवाइस के ऊपर जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है वो काउंटर साइन कर रहा है, बनाने वाला वो इनवाइस बना रहा है लेकिन डायरेक्टर साहब काउंटर साइन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक कंट्रोल है। तो ऑडिटर को इन कंट्रोल्स को समझना भी है और उसने इन कंट्रोल्स को जज भी करना है। जज करने से क्या मुराद है, जज करने से मुराद ये है कि ऑडिटर ये देखेगा कि ये कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 2 3 4 5 कितने कौन कौन से कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। सेल सिस्टम में कौन से कंट्रोल हैं, परचेज सिस्टम में कौन से कंट्रोल हैं, और कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन से कंट्रोल हैं, बैंक्स के ऊपर कौन से कंट्रोल्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर कौन से कंट्रोल्स हैं। पहले तो वो कंट्रोल आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उन कंट्रोल्स की एप्लीकेबिलिटी को असेस करना है कि यार कंट्रोल कितने इफेक्टिव हैं, क्योंकि कंट्रोल जितने इफेक्टिव होंगे उतना ही ऑडिटर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और गलती के चांसेस कम होते जाएंगे। लिहाजा ऑडिटर का जो डिटेल वर्क है वो उसे कम कर लेगा। जिस एरिया के अंदर कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होंगे उस एरिया के अंदर जो डिटेल्ड वर्किंग है वो उतनी ही कम हो जाएगी। जिस एरिया के अंदर कंट्रोल बहुत वीक होंगे उसके अंदर डिटेल वर्किंग जो है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 8 9 10, ये डिटेल्ड वर्किंग के चैप्टर हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ने सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताए हैं जी क्या हो सकते हैं, बाकी ये सारे का सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। पहले ये हमने उनके कंट्रोल्स को पहले हमने रिस्क असेस किया, उस रिस्क के बेस के ऊपर हमने देखा कौन कौन से एरियाज रिस्की हैं, हमने इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स जज कर लिए। वो कंट्रोल्स जज करने के बाद हमने डिटेल टेस्टिंग की। तो ये वाला जो चैप्टर नंबर 7 8 9 10, ये क्या है, ये डिटेल टेस्टिंग है। कैसे करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल से बातें करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ही स्पेसिफिकली डिस्कस किए गए हैं। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड मौजूद है रिलेटेड पार्टी के ऊपर, ये रिलायंस ऑन अदर के ऊपर 2 स्टैंडर्ड मौजूद है। ठीक है, और ये जो ऑडिट फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग है इसके ऊपर 3 तो सिर्फ रिपोर्टिंग के ही स्टैंडर्ड हैं, कम से कम 5 स्टैंडर्ड यहाँ। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो रिव्यू एंगेजमेंट है एक स्टैंडर्ड यहाँ। ठीक है जी, ओके, थोड़ा सा इसको डाउन कीजिएगा जो ऊपर को चलो। अच्छा, नहीं नहीं, इसको स्क्रॉल करें, नीचे 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 नीचे, बस 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 थोड़ा ऊपर, बस ठीक ठीक, थोड़ा सा और ऊपर, बस ठीक है, ओके। तो ये एक चैप्टर है, एक स्टैंडर्ड है। तो
जब हम डिटेल टेस्टिंग कर लेंगे तो उस डिटेल टेस्टिंग करते हुए मुझे मुझे रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन शायद इनकाउंटर करनी पड़े। तो मैंने ये देखना है कि मैं उन ट्रांजैक्शन को कैसे ऑडिट करूं। रिलेटेड पार्टी क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे। आपके जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं, आपके जो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं, उन्हें हम रिलेटेड पार्टी कहते हैं। इसी तरह रिलायंस ऑन अदर्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके काम के ऊपर ऑडिटर को रिलाय करना पड़ता है। मसलन कोई एक्सपर्ट है किसी काम का, तो हमें उसे ऑडिट में इन्वॉल्व करना पड़ता है। कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें उसे इन्वॉल्व करना पड़ता है। कोई अदर ऑडिटर किसी कंपनी की किसी और ब्रांच के अंदर कोई और बंदा ऑडिटिंग कर रहा है, तो हमें उसे इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो स्टैंडर्ड हैं, बाकी लोगों का नहीं है। दो लोगों की बात हम करेंगे, एक एक्सपर्ट की बात करेंगे जो ऑडिटर इन्वॉल्व करता है ऑडिटिंग के अंदर, और एक हम अ, बात करेंगे इंटरनल ऑडिट की कि इंटरनल ऑडिटर को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है। तो वो दो अलग से स्टैंडर्ड जो हैं वो मौजूद हैं। प्रोफेशनल एथिक्स का जो चैप्टर है, ये दरअसल वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो अखलाकी कदरें हैं जो कि एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए, उसे फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये हमें प्रोफेशनल एथिक्स बताते हैं। हम गिफ्ट्स नहीं ले सकते, ठीक है, ये हमें प्रोफेशनल एथिक्स बताते हैं। हमने जब कोई फर्स्ट टाइम ऑडिट लेना है तो वो उसका क्या प्रोसीजर है, ये हमें एथिक्स बताते हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो एथिक्स वाला चैप्टर है, ये भी अल्टीमेटली हमें जो नॉर्म्स हैं ऑडिटिंग के, हमें वो सिखाएगा। एंड देन ये जो रिपोर्टिंग फेज है, इसके अंदर हम रिपोर्ट कैसे बनानी है, रिपोर्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर गोइंग कंसर्न क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड चार पांच पांच मेरा ख्याल है इस स्टेज के ऊपर डिस्कशन में गया। तो दरअसल ये देखें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच और चार नौ, 10 11 12, 12 और 5 17, और ये एक 18। ये आखिरी जो है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये पढ़ेंगे कि रिव्यू एंगेजमेंट क्या होती है। ये ऑडिट नहीं होते, ये एब्रिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर जब रिव्यू करता है तो उसके ऊपर भी वो एक रिपोर्ट देता है। तो वो रिपोर्ट कैसे देनी है उसके ऊपर एक सेपरेट गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिस्कशन करूंगा कि एक ऑडिटर कौन कौन से काम कर सकता है, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कौन कौन से काम कर सकता है, पहले प्रोफेशनल अकाउंटेंट डिफाइन करूंगा। तो आप देखेंगे वो जो बहुत सारे काम कर सकता है उनके अंदर एक काम रिव्यू एंगेजमेंट भी है। तो रिव्यू एंगेजमेंट के पैरामीटर्स क्या होंगे, रिव्यू एंगेजमेंट को हमने किस तरह से मैनेज करना है, इसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो इस तरह अगर इसको चैप्टर वाइज देखा जाए तो लगता है बड़े चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। आमतौर पर हमारे 10 11 चैप्टर हैं यार बुक के अंदर, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ 15 चैप्टर है, बड़ा सिलेबस लगता है। लेकिन भाई कीप इन माइंड, ये वाला जो 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4, ये एक ही चैप्टर है, आप समझ लो। सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें उसने बताया सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, इसमें बताया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, इसमें बताया इन्वेंट्री के, रिसीवेबल्स के, कैश के सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, इसमें उसने बताया हुआ है इक्विटी के, पेएबल के, लोन्स के प्रोसीजर्स क्या हैं, सेल के प्रोसीजर क्या हैं, परचेज के प्रोसीजर क्या हैं। तो इसका मतलब इन चारों चैप्टर के अंदर बात हुई की डिस्कस की गई है। इस 15 में से चार, चार की बजाय इसको एक कर लें तो क्या हो गया, ये कितने हो गए जी, 12 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो हर एक शामिल कर लें इन चार की जगह तो 12 रह जाएंगे। तो लेकिन चूंकि आप फर्स्ट टाइम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं जिंदगी में, मे भी किसी ने बीकॉम में को थोड़ा बहुत इसका रट्टा रुट्टा मारा हो, लेकिन वो बीकॉम वाली ऑडिटिंग का इसके साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऑडिटिंग है जो आज से 15 साल पहले खत्म हो गई है दुनिया के अंदर। हम अभी भी वही रट्टे मारी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में भी वही पढ़ा रहे हैं, बीकॉम में भी वही पढ़ा रहे हैं, लिहाजा वो कोई ऑडिटिंग नहीं है।
तो चूंकि आप लोग सारे, ये नया सिलेबस है आपके लिए, तो इसलिए भी थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ी तवज्जो और गहराई की ज़रूरत है। मेरा तो काम ही ये है, मैं तो पिछले 25 सालों से ये काम कर रहा हूँ और अपनी फर्म का ऑडिट पार्टनर भी हूँ। यानी जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट इशू होती हैं वो मैं ही करता हूँ, मेरे सिग्नेचर से ही होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी फिर उस बंदे की हो जाती है जो कि ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा। ऑफ कोर्स पूरी टीम है पीछे, मेरे बाकी लोग भी हैं, लेकिन ये है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साइनिंग पार्टनर है वो उसकी बन जाती है। तो लिहाजा मेरा तो दिन रात का काम है। लेकिन आपने इसको इजी नहीं लेना, इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये वाला पेपर पहली अटेम्प्ट में पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हाफ हार्टेडली पढ़ेंगे पेपर फंस जाएगा। जब ये पेपर फंसता है, ये हो गया बिजनेस लॉ का पेपर हो गया, इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया और इंटो का पेपर हो गया, ये पेपर जब फंसते हैं तो फिर ये फंसते ही चले जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि जिस दफा रह गया अगली दफा पास हो जाएगा, फिर इसको 2-3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाती है। उसकी वजूहत है। वजह क्या है कि आपने जब पहली दफा हाफ हार्टेडली पढ़ना है तो आपने पेपर में तो तैयारी से ही बैठना है। आप पेपर का फेल हो गया आपका, तो आपने कहना कि यार मेरी तैयारी तो थी। अब जब आप दूसरी दफा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, एक तो आपने क्लास दोबारा नहीं पढ़नी होती, ऑफ कोर्स आप समझते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं। नंबर टू, आप हर चीज को कहते हैं हाँ यार ये तो मुझे आता है, मुझे पता है, इस चीज का मुझे पता है। आपका दिल नहीं करता कि आप दोबारा ऑडिटिंग की डेफिनेशन जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। आप जब इंट्रो की तैयारी करते हैं दोबारा, तो आप कहें अच्छा यार मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूं कि क्या होती है, तो मुझे पता ही है। मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन करूँ ये तो मुझे पता ही है। मैं कैश बुक बनाऊं ये तो मुझे पता ही है। भाई तुझे अगर सब कुछ पता था तो फेल क्यों हो गया? इसका मतलब है आपको बहुत कुछ पता नहीं था। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि उस फेज में जाने से पहली ही दफा इसको ऐसे तैयार किया जाए कि ये बिल्कुल पेपर सीधा सीधा निकल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये नेक्स्ट वीक से क्लासें हमारी फिजिकल शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है हमारी। जो भी हुआ, एजुकेशन को इस दफ़ा मेरा नहीं ख्याल कि इतना डिस्टर्ब करेंगे, तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किताब आपके पास पहले दिन से होनी चाहिए। ठीक है? ये हालात ऊपर नीचे होते रहेंगे। ठीक है? तो अपने आप को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ देते हो। जिस तरह के हालात हों अपने आप को उस तरह का बना लेते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए इंसान को। ठीक है? अगर मेरे जैसा बंदा जो आईटी में इतना वो ना बिलीव रखता हो, वो 2 सेशन ऑनलाइन पढ़ा चुका है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर फर्ज करें मुल्क के अंदर क्या ही ऐसे दिया जाए कि जिस सब फिजिकल सेंटर खत्म कर देंगे प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, इंटरमीडिएट तक तालीम कॉलेजेस में होंगी और बाकी सारी जो रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटीज़ में होगा, लेकिन जो क्लासेज हैं वो सारी की सारी अ, वो ऑनलाइन होंगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर भी तो करना पढ़ना है ना, करना है। तो लिहाजा अपने आप को उस काम के लिए रेडी रखें कि यार कोई भी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन। कल सबसे पहले ऑडिटिंग डिफाइन करेंगे कि आखिर ये किस बला का नाम है। कभी इंश्योरेंस का वर्ड यूज हो रहा है, कभी ऑडिट का वर्ड यूज हो रहा है, इनमें आपस में क्या फ़र्क है? पहले 5-7 दिन मुझे कोई किताब नहीं चाहिए होगी। मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नहीं क्रिएट करता, मैंने ऑडिटिंग का एक कॉन्सेप्ट बनाना है सबसे पहले। ऑडिटिंग है क्या? और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 पढ़ाना है आपको। उसकी वजह क्या है? चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये डिस्कशन की गई है कि आखिर ऑडिटर ने एंड प्रोडक्ट क्या देना है। तो मैं व्हाट आई बिलीव कि जब मैं आपको ये बता दूंगा ना कि मेरी एंड प्रोडक्ट क्या है, तो मैं जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, 3 पढ़ रहा हूँ, इसमें जब वो कहेगा ऑडिट रिपोर्ट, तो मुझे पता होगा कि ऑडिट रिपोर्ट है क्या। हर चैप्टर के हर पैराग्राफ के अंदर एक दफा ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र है, और मुझे पता ही नहीं ऑडिट रिपोर्ट क्या है जी, मैं आखिर में पढ़ूंगा, आखिर में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। मैं सबसे पहले
ये जो रिपोर्टिंग फेज है मैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अंदर 5 स्टैंडर्ड है ना, तो 3 मैं सबसे पहले पढ़ा दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑडिटिंग का लेने के बाद मैंने इन 3 स्टैंडर्ड्स पे चले जाना, और इन 3 स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, कम से कम 35 या 40 नंबर का पेपर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे है, इस जगह पे बस। ये जो 14वां चैप्टर है ना, ये 40 नंबर का पेपर है, आप यूं समझ। बाकी सारा सिलेबस एक तरफ और 14वां चैप्टर एक तरफ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर ऑडिट रिपोर्ट होती क्या है, और ये रिपोर्ट देने के बाद फिर हम बाकी मामलात के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद, मैं पहले ऑडिटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, अश्योरेंस का और ऑडिटिंग का, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऑडिटिंग शायद किसी की चोरी पकड़ने को कहते हैं, शायद किसी इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं, शायद कोई सीक्रेट वर्क को कहते हैं, शायद कोई स्पाई वर्क होता है, शायद कोई एजेंट टाइप काम होता है। ठीक है, जो एजेंसीज के एजेंट वगैरह होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन है, शायद कोई फ्रॉड पकड़ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑडिटिंग क्या है, हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कल बिल्कुल इसके ऊपर बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल इससे आगे हम लोग चलेंगे और बाकायदा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। आज एक इंट्रोडक्शन हो गया, आपको पता चल गया कि हमने करना क्या है। तो किसी का कोई सवाल है तो जी आप पूछ सकते हैं। कितने लोग हैं क्लास में? हम्म, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे, अभी किताब की ज़रूरत नहीं होगी। कल बस आपको ज़रा होशो हवास से बैठना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक चीज़ें हैं, और ज़िंदगी में आप पहली दफ़ा पढ़ रहे होंगे, तो अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आगे चल सकेंगी। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू।